तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना शुरू करते हैं हिमालय का चैप्टर। और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी चीज़ों को तो इसमें कवर कर ही चुके हैं, जैसे हिमालय का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज किस तरीके से हिमालय का डिवीज़न हुआ है। और हिमालय का जो ये डिवीज़न हो रखा है उसमें किन किन आधारों पर इसको किया गया है और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम हिमालय की जो बात करते हैं तो एक चीज़ तो हमको शुरू से पिक्चर क्लियर है कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हुआ है, मतलब एक साथ एकदम से नहीं हुआ है। सिर्फ हिमालय की बात नहीं करते हैं, अगर पूरे इंडिया की हम बात करते हैं तो जैसे भारतीय प्लेट जो थी इसका जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था और इधर में ये टकराती है किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है कि इस साइड का पार्ट इसका जो होता है ईस्ट का पार्ट पे ज्यादा प्रेशर लगता है और यहाँ पर चौड़ाई कम होती है। और पीछे से क्या होता है, जब कोई चीज मान लीजिए ऐसे एकदम से जा रही है और प्रेशर लगता हो तो पीछे का पोर्शन क्या होता है, उठ जाता है। तो इसीलिए इस साइड का पोर्शन हमारा थोड़ा सा उठा हुआ है। जब हम वैसे भी हम लोग जो पेनिनसुलर इंडिया कर रहे थे, कोस्टल प्लेन कर रहे थे, तो इन चीजों को हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें उठी हुई हैं और आगे चलकर यहाँ पर हमारा टकराहट से क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। तो अगर हम भारत के इस निर्माण के बाद में जैसे अलग अलग समय काल में इनका निर्माण हुआ है और अलग अलग चट्टानों से, अलग अलग रॉक से इनका निर्माण हुआ है, तो ओवरऑल अगर हम भारत की फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, फिजियोग्राफी क्या होता है, भारत का यही स्ट्रक्चर किस तरह से, किस प्रोसेस से इनका फॉर्मेशन हुआ है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से है, उन सब का जब हम कंबाइंड में स्टडी करते हैं तो वही हमारा फिजियोग्राफी आता है। फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग हम इंडिया को मेन इतने पार्ट्स में 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट नॉर्थ माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइसलैंड्स। जिसमें से अगर हम बात करें अभी तक हमने क्या कर लिया है, बाद में हम फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार हमारा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा फिर से हम करेंगे। लेकिन अभी हमने क्या कर लिया था, हमने कोस्टल प्लेन्स को सबसे पहले शुरू किया था और कंप्लीट भी कर लिया था। फिर हमने आइलैंड्स को शुरू किया था और कंप्लीट किया था। पेनिनसुलर प्लेटू को शुरू किया और कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग आ गए हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स पर। ठीक है, एक दो लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट होगा। फिर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन को करेंगे और इंडियन डेजर्ट हम लोग साथ में कवर कर लेते हैं, नॉर्दर्न प्लेन के और प्लेटू के साथ में कवर होता जा रहा है। एक बार ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार इसका रिवाइंड कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे और फिर से चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, जिससे रिवीजन भी हो जाए और प्रॉपर स्टडी भी हो जाए। तो अगर आपसे कोई फिजियोग्राफी की बात करे कि फिजियोग्राफी क्या होता है, तो सिंपल सी चीज है। फिजियोग्राफी का अर्थ है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है, फॉर्मेशन जो हो रहा है, एक एरिया पर्टिकुलर, एक मान लीजिए जैसे एरिया ले लिया आपने, ये स्क्वायर ले लिया या रेक्टेंगल ले लिया, तो इस रेक्टेंगल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या इसके स्ट्रक्चर है, क्या इसमें प्रोसेस बना इसको फॉर्म करने में, किन किन स्टेजेस में इसका डेवलपमेंट हुआ है, हर स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यही सारी चीजें इंक्लूड करके क्या बनाती हैं, फिजियोग्राफी बनाती हैं। और प्रेजेंटली हम लोग जिस चीज को कर रहे हैं अभी, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिमालय के पोर्शन को, हम लोग हिमालय के पोर्शन को कर रहे हैं। और जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, हिमालय में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ आते हैं, मतलब क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश की जो श्रेणियां देखने को मिलती हैं, ये हमारी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, या इनको पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो कोर हिमालय जो माना जाता है उसका पार्ट इसको नहीं माना जाता है। और इनका जो निर्माण हुआ है इन हिमालय के फॉर्मेशन से पहले हुआ है, इनका निर्माण हिमालय के फॉर्मेशन से पहले हुआ है। हिमालय की जहां तक हम बात करते हैं तो इसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते थे। ठीक है, कौन कौन से, ग्रेटर, मिडिल एंड शिवालिक। लेकिन ग्रेटर, मिडिल हिम और शिवालिक, ये जो 3 हैं, इनका जो हम डिवीजन करते हैं, ये डिवीजन है फॉर्मेशन के टाइप पर, मतलब किस समय पे इनका फॉर्मेशन हुआ है नॉर्थ टू साउथ में।
नॉर्थ टू साउथ में किस तरीके से इनका अलग अलग डिवीजन हुआ है। ऊपर में सबसे पहले हमको ग्रेटर हिमालय मिलता है, फिर हमको मिडिल हिमालय मिलता है, फिर हमको शिवालिक मिलता है, और शिवालिक के बाद में यहाँ की लाई हुई नदियों से जलोढ़ मैदान से जो रेसिडुअस वगैरह लाए गए हैं और साथ वगैरह लाए गए हैं, उनसे जो जलोढ़ मैदान नॉर्थ प्लेन बना है हमारा, वो है। तो इस तरीके से तो इनका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन एक हिमालय का डिवीजन जैसे इस तरह से होता है नॉर्थ टू साउथ, वैसे ही ईस्ट टू वेस्ट भी हमको हिमालय का डिवीजन देखने को मिलता है। वैसे ही ईस्ट टू वेस्ट भी हमको हिमालय का डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिमालय के बारे में अगर हम बात करते हैं, हिमालय जो है, अगर ओवरऑल हम अर्थ की बात लेते हैं, टोटल सभी माउंटेन्स की बात लेते हैं, तो कंपेरेटिवली हिमालय का निर्माण नवीन युग में हुआ, मतलब नए टाइम पे हुआ, इसलिए हिमालय को यंग माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, हिमालय को, हालांकि ऐसा नहीं कि अभी अभी हो गया है, हजारों साल पहले अभी भी हुआ, लेकिन कंपेयर टू अदर माउंटेन्स ये यंग है, इसलिए इसको यंग माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे? जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन देखा, तो हमने क्या देखा था, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो भारतीय प्लेट थी उसका आगे का हिस्सा ओशियनिक था, जो इसके अंदर सबमर्ज्ड हुआ, नीचे से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, फर्दर क्या हुआ, वोल्कन जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वगैरह थे वो सब बाहर आए, ये यहाँ पर जमते चले गए टेथिस सागर में, ये प्लेटें आपस में पास आती गई और ये फोल्ड करके ऊपर में उठ गई, जिससे कि इस माउंटेन का निर्माण होता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक बार रिवाइंड कर रहे हैं जिससे आपको फिर से चीजों को कनेक्ट करने में आसानी हो। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे अपने आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो एक तरीके से ये फोल्ड माउंटेन्स है। इनका जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है, कहाँ हमको देखने को मिलता है, एक धनुष की शेप में हमको दिख रहा था। कहाँ से? इधर से हमको नॉर्थ वेस्ट से लेकर हमको नॉर्थ ईस्ट तक देखने को मिलता है। दोनों साइड में हमको शार्प टर्न देखने को मिलता है, शार्प टर्न देखने को मिलता है। ये श्रेणी जो इधर से जाती है वो पाकिस्तान में चली जाती है, जिसको सुलेमान के नाम से जानते थे। इधर में हमारी श्रेणी जा रही है म्यांमार के साइड में, जिसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से, नॉर्थ ईस्ट पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जहाँ पर नागालैंड की पहाड़ियाँ, मिजोरम की पहाड़ियाँ, ये सारी आपको देखने को मिलती हैं। तो दीज माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इंडस टू ब्रह्मपुत्र, या अगर रिवर के अकॉर्डिंग कहें तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारी सिंधु नदी मिलती है और इधर में हमको ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जो चीन की तरफ से होते हुए आती है। तो इन दोनों के बीच में इसका विस्तार हमको ईस्ट से वेस्ट के बीच में मिलता है। Himalayas represents the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. Barrier of the world हमने पहले ही कहा कि एक तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो भारत की मानसून की पवनें होती हैं उनको तो ये विशिष्टता देते हैं, जिनके भारत की उत्तर भारत में अच्छी खासी वर्षा होती है, उसके बाद में जब इनका रिवर्स होता है तो हमारे ठंड के समय में ये तमिलनाडु साइड में वर्षा करती हैं। साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आ रही होती हैं उनको रोकने का काम करती हैं। अगर वो ठंडी हवाएं आए तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पे जो कृषि वगैरह है वो तो दिक्कत होगा ही, लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर इनकी हाइट के हिसाब से देखें तो एक तरीके से ये सुरक्षा का काम भी करती हैं। चाइना जैसे देश हमारे पड़ोसी हैं, जो हमेशा ही कहीं जहाँ से भी उनको मौका मिलता है, वो किसी भी देश में हो, वो हर क्षेत्र को अपने कब्जे में, नियंत्रण में लेने का प्रयास करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमको ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देने का भी काम कर रहा होता है। और 2400 से 2500 किलोमीटर तक का इसका हमको पूरा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। इसका जो विड्थ है अलग अलग रेंजेस में, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो ओवरऑल ये 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी विड्थ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसकी विड्थ वगैरह देखने को मिल जाती है। नॉर्थ ईस्ट हिमालयस को अगर हम देखते हैं तो कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली 3, ट्रांस हिमालय की और नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें से ये दोनों तो हिमालय ही मान लीजिए होती हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है। इसमें हमको काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें तो ऑलरेडी हमने अपनी कवर की हुई थी, एक बार थोड़ा सा बस हमने रिवाइंड किया जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। उसके बाद हमने एक डिवीजन देखा था हिमालय का, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय एंड सेंट्रल हिमालय। वेस्टर्न में हमारे कौन कौन से आ रहे थे? कश्मीर हिमालय का पार्ट आ रहा था एंड
पंजाब हिमालय का पार्ट आ रहा था, पंजाब हिमालय का हमारा पार्ट आ रहा था। इस पार्ट में अगर हम कहते हैं तो हमारा क्या आ रहा था, इसमें हमारा नेपाल हिमालय का पार्ट आ रहा था, एंड क्या आ रहा था, कुमाऊं हिमालय का पार्ट आ रहा था हमारा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर हमको क्या मिल रहा था, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल, और हमको क्या देखने को मिला था यहाँ पर, अरुणाचल के साथ में भूटान हिमालय। ये क्षेत्र हमारे जो होते हैं ये हमारे ईस्टर्न हिमालय में जाते हैं। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेंट्रल का है 1200 किलोमीटर, ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो 650 किलोमीटर है, और इसकी बात करते हैं वेस्टर्न की हिमालय की बात करते हैं 550 किलोमीटर। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, तो आप एक पूरी तरीके से बता सकते हैं कि हम किस रीजन की बात करते हैं, की बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से फर्दर हमने इसका डिवीजन देखा था, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हुआ है, तो ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, और उसके बाद में ग्रेटर हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ये एक दूसरे से फॉल्ट के द्वारा अलग होती हैं, जिसमें से ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय जो होते हैं ITSZ से अलग होते हैं। ग्रेटर और मिडिल हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग हो रहे थे, मिडिल और शिवालिक जो हमारा MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग हो रहे थे, और शिवालिक और प्लेन हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से अलग हो रहे थे। ये भी हमने ऑलरेडी देखा था इन चीज़ों को, किस तरीके से इनका बीच में डिवीजन हो रहा था। अगर ऐसा नहीं हो रहा था जैसे ये ग्रेटर खत्म हुआ, ये ग्रेटर खत्म हुआ और मिडिल चालू हो गया, ऐसा नहीं है। इनके बीच में क्या था, फॉल्ट बन रहा था। मिडिल खत्म हुआ और शिवालिक नहीं चालू हुआ, इनके बीच में फॉल्ट बना। ठीक है, इन फॉल्ट को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, और जिसको हमने देखा था। ठीक है, ये सारी बातें ऑलरेडी हमने की हुई थी। अब हमने रिवीजन का काम अपना ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। हिमालय में हमने बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इन चारों के बारे में देखा था। आज के अपने टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, और रिवीजन का काम तो हमारा यहीं तक का था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग, किस तरीके से अलग अलग जो डिवीजन है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, उनमें क्या क्या कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए, हिमालय में आपको बहुत सारी चोटियां पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकाऊ, धौलागिरी। ठीक है, इस तरीके से कई सारी चोटियां हैं। एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पीक किस पार्ट ऑफ हिमालय में पड़ती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि नंदा देवी हिमालय के किस पार्ट में है, नामचा बरवा हिमालय के किस पार्ट में है, या फिर आपसे ये कह दिया जाता है इनमें से 4-5 जो पीक्स हैं वो दे दिए जाएंगे, और आपसे कह दिया जाएगा इनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इनका सीक्वेंस आप बताइए। ठीक है, या फिर अगर ये हाइट में इस तरीके से आ रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ बताइए, क्योंकि हो सकता है कुछ पीक इसमें से ग्रेटर में पड़ रहे हो, कुछ पीक इसमें से पड़ रहे हो मिडिल में पड़ रहे हो, तो नॉर्थ टू साउथ पीक इसमें से बताने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। एक तो आपका किस किस कौन सी पीक कहाँ पर पड़ रही है, किस रीजन में पड़ रही है, और इन अलग अलग रीजन्स की क्या क्या खासियत है, क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको आपको देखने को इसमें मिलता है। तो हिमालय की जैसे हम बात करते हैं, तो रीजन वाइज अगर हिमालय की बात करें तो रीजन वाइज हिमालय को 5 पार्ट्स में भू आकृतियों के आधार पर, लैंड मासेस के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। 5 कौन कौन से थे, एक हमारा है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, अब अगर आप इंडिया के मैप में कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, और हिमालय की टोटल बात करें इस तरीके से जो विस्तार हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको कहाँ मिलेगा, इधर आपको अगर आप कहें ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, तो यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिल रहा है ना, तो इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी और नॉर्थ वेस्ट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमको हिमाचल और
उत्तरांचल हिमालय भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब कैसे, जस्ट अगर आप इस तरीके से हिमालय की बात कर रहे हैं तो पहले आपको क्या मिल गया, कश्मीर हिमालय, या ये पोर्शन आपका कश्मीर हिमालय का हो गया। फिर सेकंड में आपको हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र आता है और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र आता है वो आपको देखने को मिलता है, हिमाचल और उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्षेत्र। ठीक है, नेपाल का हिमालय का क्षेत्र भारत में कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम नेपाल हिमालय नहीं कंसीडर करते हुए भारत के भू-आकृतियों के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो उसके बाद में हमको क्या मिल रहा है, हमारा सिक्किम और दार्जिलिंग का क्षेत्र जो है, हमारा सिक्किम और दार्जिलिंग का जो क्षेत्र आता है। फिर हमको क्या मिलता है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र मिलता है। फिर हमारा इधर में हमको क्या मिलता है, पूरे अपने नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से इनका अलग अलग डिवीजन किया गया है। ठीक है, इनका अलग अलग डिवीजन किया गया है। जैसे सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु और सतलुज, कश्मीर, एक हमने क्या डिवीजन देखा कि किस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ, कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ या उत्तरांचल हिमाचल, फिर आपका क्या हुआ, आपका सिक्किम, दार्जिलिंग हुआ, अरुणाचल हुआ, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। उसी आधार पर नदियों के बीच के हिसाब से भी हम इनका डिवीजन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिवर ये फ्लो कर रही है, एक रिवर ये फ्लो कर रही है, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को भी हम एक नाम देते हैं डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो सिंधु नदी, इंडस रिवर एंड सतलज रिवर, इंडस एंड सतलुज के बीच का जो रीजन होता है हिमालय का, उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय अगर आपसे कोई कहे कि किस पार्ट को कहते हैं, तो हिमालय का वो हिस्सा जो सिंधु और सतलुज नदी, इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर के बीच का है, वो आप पंजाब हिमालय के नाम से आएंगे। इसी तरीके से आप काली रिवर और सतलुज रिवर के बीच के जो हिमालय का पोर्शन है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कुमाऊं, जिसमें आपका उत्तराखंड का भी पार्ट आ जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का भी पार्ट आ जाता है। तो कुमाऊं हिमालय अगर आपसे बात करें कि कुमाऊं हिमालय में कौन सा रीजन आ रहा है, तो दो रिवर्स हमारी सतलुज एंड काली। काली को नेपाल से आती है, वहां पे अलग अलग इसको नामों से, शारदा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे शारदा लिखा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होइए। फिर काली के बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपको कौन सी नदी मिलती है, नेपाल हिमालय मिलता है। ठीक है, आपको नेपाल हिमालय मिलता है, जो कहाँ तक है, काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में तीस्ता से दिहांग नदी तक आपको क्या मिलता है, असम हिमालय का पार्ट। तीस्ता से दिहांग तक आपको असम हिमालय का पार्ट मिलता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो कौन कौन सा देखे हमने, सबसे पहले इंडस, क्या था, सतलुज। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें लंबी हैं और मिस हो जाएंगी। सतलुज, ठीक है, सतलुज के बाद आपका क्या था, काली। ठीक है, काली अगर है, फिर क्या है आपका, तीस्ता। काली के बाद आपका तीस्ता। ठीक, तीस्ता के बाद में यहां पर तीस्ता आ गया और यहां पर दिहांग चला गया। ये पोर्शन आपका क्या बन जा रहा था, पंजाब हिमालय का बन रहा था। पोर्शन आपका क्या बन रहा था, ये पोर्शन आपका बन रहा था क्या, कुमाऊं हिमालय का, नेपाल हिमालय का, असम हिमालय का। ठीक है, इस तरीके से आपको नदियों के आधार पर भी एक डिवीजन देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी क्या क्या डिवीजन की बात की, एक हमको कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की देखने की मिलता है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस देखने को मिलते हैं, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस देखने को मिलता है, अरुणाचल हिमालयस देखने को मिलता है, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स देखने को हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से हमको 5 डिविजन्स देखने को मिलते हैं, 5 डिविजन्स। और ये 5 डिवीजन आपको कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ है या साउथ ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट है ये डिवीजन और नॉर्थ टू साउथ है। आप बताइए,
ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट ये हमको डिवीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये डिवीजन देखने को मिलते हैं। इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, इससे डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक, तो ये 5 हमने डिवीजन देख लिए कि होते हैं। अब हमको अगला क्वेश्चन क्या करना है, अब हमको अगला ये करना है कि ये जो हमारा कश्मीर हिमालय हमने देखा, माऊ देखा, या फिर नेपाल देखा, असम देखा, इनके बारे में भी हमको थोड़ी थोड़ी चीजों को देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, एक चीज आप पहले से समझिएगा। जैसे देखिए, अभी हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी ना, ट्रांस हिमालय की बात की थी, तो हमने साथ में क्या कहा था कि इसमें मेन कौन कौन से आ रहे थे, आपका काराकोरम का पार्ट आ रहा था, काराकोरम का पार्ट आ रहा था, लद्दाख का पार्ट आ रहा था, जाकर का पार्ट आ रहा था, और साथ में हमने क्या देखा था इसमें, कैलाश का पार्ट देखा था। ये हमने देखा था इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये हमने देख लिए थे इसमें। तो हमने क्या कहा था कि ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से पहले का माना जाता है, और इनका निर्माण पहले माना जाता है कि हिमालय से इनका निर्माण पहले हुआ है, तो मतलब इनका निर्माण भी हिमालय के पहले ही हो गया होगा। और हिमालय का फर्दर हम ग्रेटर, मिडिल और लेसर में हिमालय डिवीजन करते हैं। तो लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ये अगर यहाँ पर काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, मान लीजिए इस तरीके से इनकी रेंजेस हैं, तो जब यहाँ पर हम हिमालय का इस तरीके से डिवीजन देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं, जब हम इधर में आ रहे हैं तो साथ साथ में ये पोर्शन भी तो हमको देखने को मिल रहा है कि अगर हम कश्मीर के साइड में आ रहे हैं तो इनका जो ओरिएंटेशन है या लोकेशन है, ये तो कश्मीर में ही है ना, ये तो कश्मीर में ही है। तो भले ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन अगर हिमालय के रिस्पेक्ट में देखें कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन सा हिस्सा पड़ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब कश्मीर में ही आते हैं। तो कश्मीर हिमालय की तरफ से अगर कहें तो कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आ रहे हैं, तो कश्मीर हिमालय में ये रेंजेस तो पड़ ही रही हैं। भले ही ये रेंजेस क्या हैं, किसकी पार्ट हैं, ये रेंजेस ट्रांस हिमालय की पार्ट हैं। तो कभी इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये तो हिमालय का पार्ट थे ही नहीं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये तो ट्रांस हिमालय के पार्ट थे, लेकिन हिमालय के डिवीजन जब कर रहे हैं तो उसमें हम इनको बता रहे हैं, क्योंकि ये इनका लोकेशन जो है कश्मीर में पड़ रहा है, और कश्मीर लोकेशन में कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस हैं कश्मीर के सेक्शन में। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और साथ ही पीर पंजाल, ये चारों जो हैं हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर कश्मीर हिमालय में कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सी सीरीज जो हैं वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, बचपन से इनको सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में है। ठीक है, कुछ नई चीजें नहीं है, बस आप हिमालय के अकॉर्डिंग उसका डिवीजन में इसको देख रहे हैं। पीर पंजाल, ये चारों हमारे क्या हैं, कश्मीर हिमालय के पार्ट हैं। साथ ही ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल बनाते हैं। ठंडा मरुस्थल क्यों बनाते हैं, देखिए किसी भी स्थान को डेजर्ट तब कहते हैं जब वहां पे वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो रही हो। ठीक है, अगर किसी भी स्थान पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है तो उसको हम डेजर्ट बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। बहुत, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भी हमारा लद्दाख में पाया जाता है, मिनिमम वर्षा वाला क्षेत्र भारत का यहीं पाया जाता है। साथ में ये हमारा माउंटेन का रीजन है, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर तो कम ही रहेगा, तो मतलब ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश है और मरुस्थलीय प्रदेश है क्योंकि वर्षा नहीं होती, तो ये भारत का क्या है, कोल्ड डेजर्ट है ये। तो भारत में अगर कहा जाए कि क्या कोल्ड डेजर्ट भारत में पाया जाता है, तो डेजर्ट जैसे नाम सुनते हैं व्यक्ति सोचता है कि गर्म प्रदेश होगा, हॉट प्लेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डेजर्ट मतलब वर्षा वहां पे कम है, तो ये पोर्शन ये ऐसा है जहां पर वर्षा कम हो रही है, और दूसरी चीज ठंडा क्षेत्र है, तो इसलिए ये कोल्ड डेजर्ट का क्षेत्र है।
तो कश्मीर हिमालय का ये पार्ट जो होता है नॉर्थ ईस्ट का, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का, ये हमारा कोल्ड डेजर्ट आता है, ठीक है। और कहाँ तक है अगर कहें, ग्रेटर हिमालय से लेकर काराकोरम। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज एक हम लेते हैं, ये इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, ये पोर्शन ग्रेटर हिमालय का कुछ हमारा इधर पड़ रहा होगा, कश्मीर में पड़ रहा होगा, मान लीजिए कश्मीर का पोर्शन है। तो यहाँ पर हमारा पीर पंजाल की श्रेणी भी, अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, आपको एक पीर पंजाल की श्रेणी भी मिलेगी। तो पीर पंजाल से और ग्रेटर हिमालय के जो बीच का जो क्षेत्र है, कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्र है, ये वाला कश्मीर हिमालय का वो पार्ट जो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, पीर पंजाल और ग्रेटर के बीच में, यहीं पर वर्षा की मात्रा भी कम रहती है। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र होता है हमारा काराकोरम रेंजेस और हिमालय के बीच वाला, ये क्षेत्र जो हमारा होता है, ये क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा हमको एक चीज और यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर का नाम आपने सुना होगा, डल झील का नाम आपने सुना होगा, ये भी जो हमारे हैं डल लेक वगैरह भी जो हमारे पाए जाते हैं, वो भी हमारे कश्मीर हिमालय के पोर्शन में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ एक खास मैदान पाया जाता है, किसका, करेवा का। ये करेवा के मैदान क्या होते हैं, जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं ना, जो ग्लेशियर होते हैं उनके जो डिपॉजिट्स वगैरह उनसे जो निकल रहे होते हैं, उनके जमाव से ये बनते हैं। और ये जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से जो करेवा के मैदान बनते हैं, पहली बात तो आपको क्वेश्चन यही कई बार पूछा जाता है कि करेवा का मैदान कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो करेवा का मैदान जो आपका पाया जाता है, ये आपका जम्मू कश्मीर में, मतलब कश्मीर रीजन में पाया जाता है, ठीक है। करेवा का मैदान होता क्या है, तो एक तरीके से ये ग्लेशियर का डिपॉजिट है, क्ले फॉर्म में, रॉक्स फॉर्म में, ठीक है। तो क्या ये कल्टीवेशन के लिए उपयोगी होता है, तो हाँ, ये जो ज़ाफ़रान की खेती होती है कश्मीर में, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और साथ में यहाँ पर सुनते हैं कि एप्पल के फॉर्मेशन के लिए भी इसको उपयोगी माना जाता है, एप्पल के कल्टीवेशन के लिए भी। लेकिन मुख्यतः ज़ाफ़रान की जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसके लिए करेवा के मैदान जो होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। उसके अलावा कुछ पासेस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पासेस कौन से किसको कनेक्ट करते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ हमको पासेस भी मिलते हैं। जैसे एक हमको मिलता है जोजिला पास। कौन सा, जोजिला। और ये जोजिला पास किस रीजन में आता है, ग्रेटर हिमालय, लेकिन यहाँ के हिसाब से देखें तो कश्मीर हिमालय में जाएगा, ये ग्रेट हिमालय में आएगा, ठीक। इसी तरीके से हमको बनिहाल पास मिलता है एक, किसको किसको कनेक्ट करता है वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। लेकिन कई बार अगर आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पर कौन कौन से पासेस कश्मीर हिमालय में पड़ते हैं, तो ये पाए जाते हैं। बनिहाल हिमालय कहाँ आपको मिल रहा है, पीर पंजाल की श्रेणी में। इसी तरीके से आपको फोटुला मिल रहा है। फोटुला, ये दर्रे होते हैं जो जास्कर रेंज में मिल रहे हैं। इसी तरह से आपका खरदुंगला है, ये आपको लद्दाख रेंज में मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बताने का मतलब क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। मान लीजिए लिस्ट 1, लिस्ट 2, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया लद्दाख, इधर मैंने लिख दिया पीर पंजाल, इधर ग्रेट, यहां पर जास्कर, ठीक। यहां पे हमने फोटुला लिखा, इसको हमने जोजिला लिखा, लिखा, क्या लिखा, बनिहाल लिखा। अब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्या कर देगा कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप मैच करिए। तो फोटुला आपको कहाँ मिल रहा है, फोटुला आपको जास्कर रेंज में मिल रहा है। तो 1 से कौन आ गया, फोटुला आपका जास्कर रेंज, मतलब 1 से 4 मिल गया। जोजिला आपको कहाँ मिल रहा है, ग्रेटर में, मतलब 2 से 3 मैच कर गया। खरदुंगला आपको कहाँ मिल रहा है, लद्दाख में, 3 से 1 मैच किया। बनिहाल आपको कहाँ मिल रहा है, पीर पंजाल में मिल रहा है, तो 4 से 2। और सिर्फ यही एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर।
छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर। एक क्वेश्चन आपका जैसे यहाँ पर आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि करेवा का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। अगर अभी तक हमने जो जो देखा, एक क्वेश्चन देखिए आपका क्या बनता है, इंडिया का जो डिवीजन है फिजियोग्राफिक कितने पार्ट्स में है, जो हमने स्टार्टिंग में 6 पार्ट में देखा था। हिमालय का डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, उसको हमने जो 3 पार्ट में देखा, नॉर्थ टू साउथ, साथ में हमने किस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट हमने इसका डिवीजन देखा। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या देखे अभी, उसके अलावा हमने ट्रांस हिमालय का पोर्शन देखा, उसको भी एग्जाम में पूछे जा चुका है और पूछे जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता है। फोर्थ क्या देखा हमने, ये कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी हमारी रेंजेस पड़ रही हैं, कौन कौन सी हमारी पासेस पड़ रही हैं। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट का प्रदेश कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट का प्रदेश कौन सा है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग जैसा नहीं होता है जो आपको बहुत खास दिख रहा हो कि आप याद नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मेनली हर रीजन में जो चारों हैं वहां पर एक एक पासेस भी देखने को मिल रहे थे। वो कौन कौन से पासेस थे आपके, वो हमारे कौन कौन से पासेस थे, जोजिला हमारा ग्रेटर हिमालय में पड़ रहा था, बनिहाल हमारा पीर पंजाल में पड़ रहा था, फोटुला हमारा जास्कर में पड़ रहा था, खरदुंगला हमारा लद्दाख में दिख रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये और लेकिन ये चारों के चारों हमारे किसके हैं, कश्मीर हिमालय के पार्ट हैं। नदियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, ये सारी नदियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे पोर्शन तो हमारे कवर हो गए। आगे और देखते हैं क्या क्या चीजें। ये हमारा किसके बारे में हुआ, कश्मीर हिमालय के विषय में हुआ। आगे और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल देखने को मिल रहा था। हिमालय और काराकोरम के बीच में एक ठंडा मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर हमको कई सारे ग्लेशियर जैसे हिमानी, बल्टेरो, सियाचिन वगैरह देखने को मिलते हैं। करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहाँ पर जाफरा की खेती होती है, और डल और विलोर झील भी यहीं पर पाए जाते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब जैसी नदियां यहाँ पर देखनी है। और टूरिस्ट प्लेसेस या फिर अगर कहें कि हम किस तरीके से मंदिर वगैरह, तो वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ तीर्थ स्थान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर कभी आपको मतलब एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए ओवरऑल में, तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर कंसीडर करते हुए आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हो जाती हैं क्लियर। इसमें आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। ये हमने देख लिया। रीजनल डिवीजन में हमने क्या देखा, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम या असम या दार्जिलिंग हिमालय, इधर हमारा अरुणाचल का हिमालय, और इधर हमारा पूर्वांचल हिमालय का पोर्शन। इस तरीके से हमको इसमें डिवीजन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं और हिमाचल हिमालय के विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि हिमाचल हिमालय की खास खास बात है। अभी हमने क्या देखा, कश्मीर हिमालय की बात देखी। अब रावी नदी के और काली नदी के, ठीक है, या फिर अगर हम कहें सतलुज या काली भी कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। कहीं कहीं पे सतलुज रहता है, मेनली सतलुज ही रहता है, लेकिन रावी और काली के बीच का जो क्षेत्र होता है ये हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर भी नदियां देखने को मिल रही, कौन कौन सी, रावी नदी देखने को मिलती है, ब्यास नदी देखने को मिलती है, सतलुज नदी देखने को मिलती है। उसके अलावा ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ में यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर देखने। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक मेन रिवर फ्लो कर रही है, मान लीजिए गंगा है, ठीक है, ये मान लीजिए गंगा है, तो ये मेन रिवर हुई। कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो छोटी नदियां होती हैं और आके इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी नदियां होती हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं, इनको सहायक नदियां या फिर ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालयस एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, मतलब जो लद्दाख का पोर्शन हमने देखा कोल्ड डेजर्ट वाला जो कश्मीर हिमालय में पड़ रहा था, उसी का एक्सटेंशन हमको यहाँ पर देखने को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जा रहा है। और रेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर धौलाधर श्रेणी देखने को मिलती है,
नाग टिब्बा देखने को मिलता है, जिसमें से धौलाधर जो है आपका, कौन सा, धौलाधर, ये आपका कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। जो कई बार पूछा जाता है कि स्टेट वाइज को मैच कराने के लिए, तो धौलाधर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और नाग टिब्बा, नाग टिब्बा आपको कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नाग टिब्बा आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर रेंजेस भी देखने को मिल जाती हैं। साथ में आप कई जो हिल स्टेशन अक्सर नाम सुनते हो घूमने टहलने के लिए, धर्मशाला जहाँ पर क्रिकेट मैच भी अक्सर होने लगे हैं अब, मसूरी, शिमला, ये सारे जो रीजन्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, कसौली हो गया उत्तराखंड में, ये बहुत ही अच्छे प्लेसेस हैं जो हिल स्टेशन हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये सारे कहाँ पर पाए जा रहे हैं, हिमाचल के रेंज में। तो आप ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हिमाचल की या हिमालय के बारे में कि हिमालय का इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उपयोगिता है या फिर नीड है या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप वहाँ की नदियों के बारे में, वनों के बारे में, मिनरल्स के बारे में जो जो भी बताएं, उसके अलावा ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पर कई सारे हिल स्टेशन देखने को मिल रहे हैं। साथ में कश्मीर, हिमालय हमने किस तरीके से देखा कि तीर्थ स्थल भी पाए जाते हैं। तो ओवरऑल में अगर हम कहें तो टूरिज्म के पर्पज से भी ये हिमालय का पोर्शन जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टूरिज्म के अकॉर्डिंग भी हमको काफ़ी हिमालय इम्पॉर्टेंट पोर्शन देखने को मिलता है। रावी या सतलुज नदी से काली नदी के बीच में है। सिंधु गंगा नदी द्वारा प्रवाहित है, मतलब यहाँ की कई ट्रिब्यूटरीज रिवर्स जो हैं वो यहाँ से फ्लो करते हुए जाती हैं, यहाँ पे अपनी मृदाओं को छोड़ते हुए जाती हैं या फिर कहें अवसादों को छोड़ते हुए जाती हैं। रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, घाघरा इस क्षेत्र की नदियां हैं। लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। और यहाँ पर बृहत हिमालय और शिवालिक और मध्य, इन तीनों जो हमारी नॉर्थ टू वेस्ट की श्रेणियाँ थी, ये तीनों ही हमारी हिमाचल में मिल रही हैं। ठीक है, ये तीनों ही हमको क्या मिल रही हैं, हिमाचल में देखने को मिलती हैं। ठीक, ये हमारा किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये हमारा कुमाऊं हिमालय या हिमाचल हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय। धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत इत्यादि इसी क्षेत्र में ये क्या हैं, सारे के सारे हिल स्टेशन हैं, सारे के सारे हिल स्टेशन हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रजाति रहती है जिसका नाम अक्सर पूछा जाता है मैच कराने के लिए, तो भोटिया प्रजाति जो होती है वो यहाँ पर निवास करती है। हिमालय की घाटियों में, ग्रेटर हिमालय की घाटियों में निवास करती है कौन सी, भोटिया प्रजाति। ठीक है, साथ ही यहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, बुग्याल, बुग्याल। ठीक है, ये बुग्याल क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुग्याल क्या है, तो ये ग्रास लैंड है, घास के मैदान है। ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर फ्लावर वैली भी पाए जाते हैं, फ्लावर वैली भी पाए जाते हैं, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी भी यहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर दून प्रदेश भी पाए जाते हैं, दून प्रदेश भी पाए जाते हैं जब नदियाँ किसी ऐसे गड्ढे वगैरह फ्लो करते हुए वहाँ पर सूख चुकी हैं पूरी पूरी, जैसे आपका देहरादून वगैरह हो गया, ये ऐसे ही प्रदेश हैं। तो इन क्षेत्रों के पहाड़ी जो क्षेत्र हैं इस तरीके से उनको दून प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी किसकी खासियत है हमारी, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर नाम दीजिए आप कुमाऊं, ये इनकी खासियत है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी इसी क्षेत्र में आते हैं। तीसरे पे चलते हैं हम लोग किसके, दार्जिलिंग हिमालय की, जो कि कहाँ पर है, नेपाल हिमालय के ईस्ट में और भूटान हिमालय में इसके पश्चिम में। देखिए जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, इधर में आपका मिल रहा है नेपाल हिमालय, इधर में आपका मिल रहा है भूटान हिमालय। मीन्स वेस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको नेपाल हिमालय मिलेगा, ईस्ट में जब आप जाएंगे तो भूटान हिमालय मिलेगा। और यहाँ पर वर्षा जो होती है पूरे वर्ष भर होती रहती है। जब आप मानसून देखेंगे ना तो ये यहाँ से मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा ऐसे आके इधर से मुड़ती है और यहाँ से होते हुए जाती है, जिस कारण यहाँ पर वर्ष भर वर्षा देखने को मिलती है। साथ ही जो नदियों के द्वारा नदियाँ यहाँ पर फ्लो कर रही हैं, जो नदियाँ फ्लो कर रही हैं उससे नमी भी प्राप्त होती रहती है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा हो जाती है। यहाँ पर बहुत तीव्र ढाल नहीं है, मध्यम ढाल देखने को मिलते हैं।
दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालयास इन द ईस्ट। मतलब इधर में आपका क्या मिल रहा है, नेपाल हिमालय, और इधर में आपका क्या मिल रहा है, भूटान हिमालय। इट इज रिलेटिवली स्मॉल बट इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालयास। मतलब रिलेटिवली तो ये छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंस है इसका। तीस्ता नदी यहाँ से प्रभावित होती है। इट इज द रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा। तो इस श्रेणी में आपको कंचनजंगा माउंटेन श्रेणी भी आपको देखने को मिलती है। दार्जिलिंग हिमालय हैज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो आपको हर तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, पर थिक सॉइल कवर विथ हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मिड विल्टर्स इंट्रोड्यूस टी प्लांटेशन। वर्ष भर वर्षा हो रही है, थिक सॉइल लेयर मिल रही है। मतलब इस कारण से आप असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय अक्सर सुनते होंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ की जो वर्षा है, जो यहाँ का सॉइल है, वो टी प्लांटेशन को बहुत ही अच्छे से फायदा देता है, अच्छे से उपयोगी है। इसीलिए यहाँ की टी वगैरह जो होती थी उसका प्लांटेशन अंग्रेज जब यहाँ पर हुआ करते थे, बहुत ज़बरदस्ती करा के चाइना वगैरह में ट्रेड भी करते थे, वो अपने कंट्रीज में भी लेके जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका टी प्लांटेशन के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर दुआर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दुआर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस आर आल्सो नोन एज सीनिक ब्यूटी एंड रिच फ्लोरा एंड फौना, पर्टिकुलरली वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड्स। मतलब बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में, जैव विविधता में ये रिच है। बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में भी ये रिच है काफ़ी। हिमालय ओवरऑल में ही बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है। ये कभी अगर आ जाए तो कभी आप वो आंख बंद करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरा बहुत ही पाए जाते हैं। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, लेपचा पाई जाती है। यहाँ पर लेपचा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कंचनजंगा चोटी स्थित है, तीस्ता नदी चलती है, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी है। जीवाश्म युक्त मिट्टी कैसे होती है, अब देखिए जीवाश्म क्या होते हैं। नदी है, ठीक, मान लीजिए नदी है। आज इसमें कौन फ्लो कर रहा है, मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है ना। यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह भी सब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाए, यहाँ पर नदियों द्वारा अवसाद वगैरह, रेसिड्यूस वगैरह जमा करते जाए। एक समय क्या आएगा, ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगी नदी पूरी पूरी, और इसमें जो जीव थे वो जीव ही क्या हो जाएंगे, वो जीव मृत हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और इसमें अंदर बंद हो जाएंगे। हजारों सालों में यही जीव जो होते हैं क्या होते हैं, मिनरल्स रूप में आ जाते हैं, जिनको जीवाश्म कहा जाता है। या फिर तो यहाँ पर ऐसा ही है कि यहाँ पर जीवाश्म युक्त मिट्टी मिलती है। अब ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे कैसे मिला, क्योंकि हिमालय के जब फॉर्मेशन हो रहा तो बीच में हमको टेथिस सी भी तो था ना, तो इसमें भी जो जीव वगैरह रहेंगे, जो पौधे वगैरह रहेंगे, सब क्या हुए हैं, सब नीचे जमते चले गए हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि क्या वोल्कानों का फॉर्मेशन जैसे जब हो रहा था कि वोल्कानो के फॉर्मेशन से इनका निर्माण हुआ है, तो क्या प्रेजेंट में भी वोल्कानो यहाँ पर निकल रहा है। तो अभी यहाँ पर वोल्कानो की घटनाएं तो देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अर्थक्वेक की घटनाएं देखने को आपको मिल जाती हैं। अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है, लेकिन वोल्कानो वगैरह देखने को आपको नहीं मिलता है। ठीक है, चाय बगीचों के प्रयोग के लिए दुआर स्थलाकृति पाई जाती है। दुआर क्या होते हैं, एक विशेष टाइप का स्थलाकृति होती है, प्लेस, लैंड प्लेस होता है जहां पर चाय का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेन और सॉयल दोनों उसके लिए उपयोगी हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, हमारा दार्जिलिंग हिमालय के विषय में हो गया, दार्जिलिंग या फिर सिक्किम हिमालय। अरुणाचल हिमालय की बात करें तो भूटान हिमालय के, ये पोर्शन हमारा क्या था, सिक्किम, दार्जिलिंग, इसके इधर हमको भूटान मिल रहा था, फिर भूटान के बाद में हमको अरुणाचल हिमालय भारत में मिल रहा था। तो इस भूटान हिमालय से लेकर दिफू दर्रे तक में इसका विस्तार है। कांगतू और नामचा बरवा तक में इसका मुख्य चोटियां यहाँ पर देखने मिलती हैं। जैसे हिमालय के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक इसका विस्तार माना जाता है हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का। तो यही नामचा बरवा जो है ईस्टर्न पीक है किसका, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, और हिमालय का ईस्टर्न पीक है। ठीक है, यहाँ पर कई कौन सी नदियां हैं, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित।
और ये भी क्या है, 12 मतलब हर समय यहाँ पर बारिश होती रहती है, और इस कारण से और ग्लेशियर के पिघलने से भी क्या होता है, ये सारी जो नदियां हैं ना सिर्फ वर्षा पर डिपेंडेंट नहीं होके जो ग्लेशियर पिघल रहा है उससे भी यहाँ पर वाटर आ रहा है, तो इस कारण से क्या है, ये नदियां सदावाहिनी है, इनमें हमेशा जल वाटर भरा रहता है, और ये भी बायोडाइवर्सिटी में रिच प्लेस है, ये भी बायोडाइवर्सिटी से रिच प्लेस है। These extend from east of Bhutan Himalayas up to Diffu Pass in the east. ईस्ट में आपको दिफू पास तक मिलेगा। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट से कर नॉर्थ ईस्ट तक इनका विस्तार देखने को मिलता है डायरेक्शन वाइज। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ दिस रीजन आर कांगटू एंड नामचा बरवा। तो कभी आपसे क्वेश्चन अगर कहे कांगटू और नामचा बरवा हिमालय के किस पोर्शन में पड़ते हैं, तो अरुणाचल हिमालय में पड़ते हैं। ठीक है, these ranges are restricted by the fast flowing rivers from the north to south forming deep gorges। जो नदियां होती हैं यहाँ पर अवसाद वगैरह लेती हैं, बहुत तीव्र ढास चलती तो गहरे गहरे गड्ढे टाइप में बना देती हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित। These are perennial with the high rate of fall, thus having the highest hydroelectric power potential। तो चूंकि इनका फ्लो बहुत फास्ट होता है और नदियां 12 महीने यहाँ पर वाटर मिल रहा है, फ्लो भी बहुत फास्ट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए। तो एक तरीके से यहाँ पर हिमालय का अगर कभी आपसे सिग्निफिकेंस लिखने को आ जाए तो एक सिग्निफिकेंस आपका ये भी मिल गया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देश के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कई सारी इथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह भी पाई जाती हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको खासियत देखने को मिल रही है कहाँ पर, अरुणाचल हिमालय में। मोनपा, एबोर, मिश्मी, मिशी, नागा, ये सारी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि करती हैं क्या, झूम कल्टीवेशन। हालांकि झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, एक फसल को काट के दोबारा फिर वहाँ की मृदा जो होती है ना फिर दोबारा उपजाऊ नहीं रह जाती है, लेकिन यहाँ के लोग इस करते हैं झूम कल्टीवेशन को, जिस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आगे हम एग्रीकल्चर जब करेंगे तब देखेंगे झूम कृषि क्या होती है। पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, इसके क्या है, इधर में जब आप जाते हैं पूर्वांचल के साइड में तो ये सारी पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पर विस्तार आपको देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के विषय में। तो ओवरऑल हमने अभी क्या किया, इनका सारा का सारा हमने नॉर्थ टू ईस्ट जो 5 डिवीजन थे उनकी खासियत कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिल रही थी, बराक, लोहित, दिबांग, ये सारी नदियाँ थी, ये सारी चीज़ तो अभी हम लोग करेंगे, इसको अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल की पहाड़ियों को अभी हमने देखा नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग जब करेंगे, आप क्या करेंगे, हम लोग नॉर्थ टू इधर में हमको जो ग्रेटर हिमालय मिल रहा था, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये जो हमको तीनों मिल रहे थे, इनकी क्या क्या पीक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे माउंटेन्स मिल रहे हैं, जो पूर्वांचल माउंटेन मिल रहे हैं, जो पीक्स हैं वो हमारे बचे हुए हैं, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि कल का छोड़ के परसों, क्योंकि हम लोग जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे नहीं करते हम लोग, थर्सडे करते हैं और सैटरडे करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को 3 दिन। ठीक है, 3 दिन हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी रहता है और 3 दिन हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी रहता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज हमने किया, अब हमारा थर्सडे को आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हमारा हिमालय का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, हिमालय की पीक्स वगैरह को